नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो बहन अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हैं, बहुत समय से परेशान चल रही हैं। ये बहन कहती है कि इनकी जो जॉब्स ये करती आई हैं, हर जॉब के अंदर इनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है। और स्ट्रगल कुछ इस प्रकार से रहा है कि पहली बात तो इनको नौकरी मिलती बहुत मुश्किल से है। उसके बाद अगर इनको नौकरी मिल जाए तो अपने जॉब में जहाँ ये काम करती हैं वहाँ पर जो लोग इनके साथ काम करने वाले होते हैं, जो कॉलीग्स होते हैं, उनकी इनके प्रति अगर ये अच्छा भी करें तो भी एक ऐसी इमेज क्रिएट हो जाती है कि सब लोग मिल कर के जैसे कि इनको नौकरी से निकलवा देते हैं, या कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति ज़रूर बन जाती है जिससे कि नौकरी शुरू करने के थोड़े ही समय के अंदर इनको नौकरी को छोड़ देना पड़ता है। आज ये बहन अपना लगभग 44-45 वर्ष की आयु की हो गई हैं, लेकिन आज भी ये कहती हैं कि भैया मुझे वर्षों हो गए, 20 साल हो गए, 20 साल से ज़्यादा हो गया मुझे काम करते हुए, लेकिन आज भी मेरी जॉब स्टेबल नहीं होती है, पता नहीं कब मेरी कौन सी नौकरी चली जाए। अपनी एक रीसेंट जॉब से ये जब ले ऑफ हुए तो उसको लेकर के भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। उसके बारे में इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है, तो अभी कुछ ऐसा हुआ कि जो काम ये अपने ऑफिस के अंदर किया करते थे उसके ऊपर इनका जो पूरा ऑफिस है, जो पूरी कंपनी है, वो एक प्रकार से डिपेंडेंट था। इनका कुछ बहुत यूनिक लाइन ऑफ वर्क है, लेकिन कंपनी ने अभी रिसेंटली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर खरीद लिया है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर को कंपनी में जैसे ही उन्होंने अप्लाई किया तो इनका जो सारा काम है वो कंपनी को ऐसा लगने लगा कि अब उनको इनकी ज़रूरत नहीं है। अब उसके अंदर भी कंपनी ने जो इनको ले ऑफ किया तो इनको डायरेक्टली ये नहीं बोला कि एआई सॉफ्टवेयर ले आए हैं इसलिए तुम्हारे को निकाल रहे हैं। ये कहते हैं कि कंपनी में जो मैनेजर्स हैं उनको पता था कि अगर ऐसा बोल करके निकालेंगे तो उनको बहुत मेरे को खर्चा, कॉम्पनसेशन ये सब देना पड़ेगा, तो उन्होंने इस प्रकार की कहानी बनानी शुरू कर दी कि तुम्हारे काम में ये फॉल्ट है, तुम्हारे काम में वो फॉल्ट है। बहुत सारे फॉल्ट इनके काम के अंदर निकाल करके थोड़ा तो क्या कह रही कि एक बेइज्जत करके जैसे होता है ना, मेरी इंसल्ट करके एक प्रकार से मेरे को निकाला, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख मुझे हुआ। बाकी ये बताते हैं कि मेरा कनेक्शन या बॉन्ड कभी अपने किसी कॉलीग के साथ बन नहीं पाता। मतलब मैं हमेशा जो मेरा वर्क स्पेस होता है, ऑफिस स्पेस होता है, उसके अंदर एक आउटसाइडर की तरह काम करती हूँ। जैसे होता है ना, कॉलीग से भी आपका अच्छा रिलेशन होता है, एक अपने सौहार्द की भावना होती है, तो मिलजुल करके काम करना। वो कह रहे हैं इनका मेरा थोड़ा एक लोनर वाला सीन रहता है कि मैं अपना काम करने में बहुत अच्छी हूँ, लेकिन लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं मेरे ऑफिस के अंदर, तो मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हूँ। अच्छा, फिर ये बहन बताती हैं कि ये काम धंधे का जो स्ट्रगल है ये जस्ट केवल पिछले 20 वर्षों से नहीं चल रहा है। ये कहती हैं कि ये स्ट्रगल तो मेरा जैसे कि मेरे बचपन से ही शुरू हो गया था। तो हमने इनसे पूछा ऐसा कैसे, भाई छोटी उम्र में कोई काम थोड़ी करता है। तो ये बताती हैं कि इनके माता पिता किसान हैं, मतलब ये किसान परिवार से ये बिलोंग करती हैं, और इनके पिता के पास कोई बहुत ज़्यादा खेती नहीं थी, जिसकी वजह से घर के अंदर एक गरीबी का माहौल जो है थोड़ा वो हमेशा रहता था। ये कहती हैं अपने परिवार के अंदर ये अपने माता पिता की बड़ी बेटी हैं, और इनके बाद इनका एक छोटा भाई है। ये कहती हैं कि इनके पिताजी ने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन ये कहती कि इनकी माँ ने बहुत ज़्यादा फ़र्क किया इनके और इनके भाई के बीच में। ये कहती है मैं छोटी उम्र से लेकर के जब तक 12 वर्ष की आयु की नहीं हो गई थी तब तक भी मेरी माँ मुझे घृणा की नज़रों से देखती थी, इस प्रकार से देखती थी कि जैसे कि मैं कोई बोझ हूँ। और मैंने अपनी माँ से कई बार ये बात भी की, और जब मैं 12 वर्ष की हो गई तो फिर क्या हुआ, माँ ना बीमार पड़ गई। अब बीमार पड़ गई तो भाई सेवा कौन करेगा। तो जब माँ बहुत बीमार पड़ गई और मैंने सेवा करनी शुरू करी तो थोड़ा माँ और मेरे बीच में एक बॉन्ड सा क्रिएट हुआ, जिसके अंदर मैंने पूछा कि माँ आप हमेशा मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते आए हो। तो इनकी माता जी ने जवाब दिया कि तुम्हारे पिता ने
मुझे स्वीकार नहीं किया प्रॉपरली, क्योंकि तुम मेरी कोख से जन्म ले लिया कि मेरे पहले कोख से जिसने जन्म लिया वो एक लड़की है। तुम्हारे पिता ने कभी मुझे स्वीकार नहीं किया, इसलिए मैंने कभी तुम्हारे को स्वीकार नहीं किया था। इसलिए मेरे मन में तुम्हें लेकर के क्रोध था, घृणा की भावना थी। और ये कहती हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स सेटअप के अंदर जो इनकी माँ है उनकी अपब्रिंगिंग हुई थी, जिसकी वजह से देखिए दोस्तों कैसी विडंबना है कि एक महिला जो बचपन से एक ऐसी भावना से ग्रसित है कि वो क्योंकि महिला है इसलिए वो कम मनुष्य है, ऐसी भावना, ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर इनकी माँ पली बड़ी हुई। तो देखिए कैसी विडंबना है कि एक महिला जब आगे उसके घर के अंदर एक महिला ने जन्म लिया, एक कन्या ने जन्म लिया, तो जो वो खुद फेस करती आई अपने जीवन के अंदर, आगे अपनी पुत्री को भी उन्होंने वही फेस करवाया। तो इस प्रकार से कहते हैं कि मेरे भाई और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा फर्क होता था। भाई बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड था। यहाँ हमने बहन से पूछा कि बहन क्या आपके जो पिताजी हैं, पिताजी ने भी आपके साथ ऐसा व्यवहार किया? तो ये कहती हैं कि माँ ने ऐसा कहा ज़रूर, लेकिन मैंने अपने पिताजी को कभी अपने साथ कोई फ़र्क करते हुए नहीं देखा। मैंने छोटे हुए की बात बताते हैं तो कहते हैं कि मेरे पिताजी का ये था कि हाँ ठीक है, अभी बेटी पैदा हो गई है तो हमें इसको पढ़ाना लिखाना है, सारी जिम्मेवारियाँ पूरी करनी है, इसकी शादी करनी है, इसको इसके घर भेज देना है। तो पिताजी बहुत क्लियर थे इस चीज़ को लेकर के। कहती है कि कुछ फ़र्क तो उनके उसके अंदर भी था, उनको ये था कि भाई इसको तोड़ना है। लेकिन ये कहती हैं कि पिताजी ने कभी अपने शब्दों से, कभी अपने हरकतों से, कभी मुझे हर्ट एज सच नहीं किया। बचपन में वो हर्ट करने वाली मेरी अपनी माँ ही थी। तो मुझे तो इस बात का शक है कि पता नहीं पिताजी की वाकई में ऐसी सोच थी भी या नहीं थी, क्या पता माँ झूठ बोलती हो, उसको अपना ही कुछ उसका वो हो। तो इस चीज़ को लेकर के ये बहन जो है कहती हैं कि मैं बचपन में परेशान रहती थी और बचपन में ही इनको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर अपने जीवन में इनको आगे चल कर के सुखी जीवन जीना है तो इनको खुद ही कुछ करना पड़ेगा, खुद ही पढ़ना लिखना पड़ेगा, खुद ही तरक्की करनी पड़ेगी, खुद ही कमा करके खाना पड़ेगा। तो कहती हैं बचपन से ही मेरा जो स्ट्रगल है वो शुरू हो गया था। लेकिन जो मेरे माता पिता हैं उनकी सोच ये थी, मतलब विशेषकर माँ की सोच ये थी कि इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाओ, इसके ऊपर खर्चा कम करो, इसके कपड़ों पे खर्चा कम करो, इसकी किताबों पे खर्चा कम करो, है ना, और सारा जो करो वो बेटे के ऊपर करो। तो ये कहती हैं कि इस चीज़ की वजह से मैं एक प्रकार से अगर पढ़ना भी चाहती हूँ तो उसके बीच में अड़चनें पैदा होती थी कि आगे चल करके मैं तरक्की कर लूँगी, लेकिन आज पहले ही घर वाले उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि देखो ऐसी कोई गरीबी नहीं थी हमारे घर में कि सपोर्ट नहीं किया जा सके। भाई एक जेनेरिक, भाई किताब लेनी है, किताब लेने के पैसे हैं, रोटी खाने के पैसे हैं, कपड़े लत्ते के पैसे हैं। हम कोई बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन सारा जो जितना एक होना चाहिए एक परिवार के अंदर जीवन निर्वाह के लिए, उतना हमारे पास अवेलेबिलिटी थी। तो ये कहती हैं भाई मैं ही जानती हूँ कि कैसे मैंने अपनी जो है पढ़ाई पूरी करी है, और पढ़ाई पूरा करने के बाद भी मुझे दिखाई दे रहा था कि भाई ये लोग मुझे फंसा देंगे, इन लोगों को मैं बोझ नज़र आती हूँ, ये उठा करके मेरी शादी कर देना चाहते थे। तो इस चीज़ के चलते इन्होंने कहा कि मैंने कुछ ऐसा मेहनत किया और मैंने इस प्रकार के एग्ज़ाम्स दिए कि मुझे था कि भाई मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, यहाँ से बाहर निकलूँ। तो इन्होंने फॉरेन के एक कंट्री के अंदर किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, कुछ ऐसा हुआ था, और लकीली कुछ ऐसा सबब बन गया था कि ये इंडिया छोड़ करके फॉरेन चले गए। अच्छा दोस्तों, एक बात हम पहले से ही आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि थोड़े समय पहले एक और स्टोरी हमने ऐसी शेयर करी थी जिसके अंदर बहन के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार होता था और वो फॉरेन चली गई थी। दोस्तों वो कहानी और ये कहानी थोड़े से सिमिलर हैं, लेकिन अलग अलग कहानियाँ हैं। इसको और उस कहानी को एक ना समझा जाए, ठीक है। ये बहुत ही एक रीसेंट केस है जो हमने किया था, तो एक अलग कहानी है। तो ये बहन फ़ौरन आ जाती हैं और फ़ौरन आकर के फिर जो वहाँ पर जो ये जॉब्स करती हैं और वहाँ पर फिर इनको ये वाला स्ट्रगल जो है वहाँ पर इनको जो है फेस करना पड़ता है। बैक होम पे ये बताती हैं कहानी कुछ ऐसा है कि इनके माता और पिता ने इनका जो भाई है उसको इतना ज़्यादा लाड प्यार से पाल पोस करके बड़ा किया, जिसको कहते हैं कि भी पाल पोस करके बड़ा किया, एक्चुअली में इनके भाई को बर्बाद किया है ना। ज़्यादा लाड प्यार क्या होता है, बर्बाद कर देता है। तो
को हमेशा कोई भी बच्चा हो, आपका बेटा है बेटी है, दोनों को आप सुख सुविधाएं दीजिए, लेकिन उसकी जिम्मेवारी का एहसास भी उसको कराएं। ये कहती हैं कि मेरा भाई जो है उसके लिए तो ये था कि जो उसने बोल दिया माँ को उसके लिए वो करके देना है, जो उसने बोल दिया माँ को उसके लिए करके देना है। हालांकि 12 साल की उम्र के बाद कुछ मेरा रिश्ता सुधरा था, लेकिन माँ इस चीज़ के अंदर एब्सोल्युटली क्लियर थी कि तू लड़के तूने तो चले जाना, तेरा मैं क्या करूँगी, जो है वो मेरा बेटा है, जो है वो मेरा बेटा है। ये कहती हैं इस चीज़ के चलते ना इनके भाई ने ठीक से पढ़ाई करी, ना वो ठीक से सेटअप हुआ, और आज के डेट में भी काफ़ी, जैसे इनकी भी काफ़ी एज हो गई है, आज के डेट में भी जो इनके भाई हैं वो भारत के अंदर जो है किराए के घर के अंदर रहते हैं। बड़े बड़े इनके भाई हैं, उनके बच्चे हैं, इनके जो भतीजा भतीजी हैं, लाइक 24-25 साल की उम्र के इनके भतीजे भतीजी हैं। तो आप लगा लीजिए कि काफ़ी जिम्मेवारियां इनके भाई के ऊपर, लेकिन भाई कोई ढंग का काम धंधा नहीं करते हैं। कुछ वो ऐसा है कि कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का कुछ काम कर लिया, जैसे तैसे मतलब अपना खर्चा चला लिया, कि जो पैरों पे खड़ा हुआ जाता है ना, क्योंकि उस तरह का कभी उसको माहौल ही नहीं मिला बचपन के अंदर, बहुत ज़्यादा आंचल में समेट करके रखा, तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई कुछ अपने जीवन में ठीक से बन नहीं पाया। और एक ये चीज़ बताते हैं कि इनका जो भाई है उसका हमेशा से पर्सपेक्टिव ये रहा है कि उसकी ना, जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, वो खुद काम धंधा नहीं करते हैं, बस उनकी इसी चीज़ पे नज़र होती है कि माँ बाप की क्या ज़मीन जायदाद है, कहाँ पे कौन सा प्लॉट है, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। एक लोग होते हैं जो कमा करके बना लेते हैं चीज़ों को, एक लोग होते हैं कि जो है बस ये मुझे मिल जाए, बस ये मुझे मिल जाए। तो कहती है थोड़ी उस नेचर का मेरा भाई है। अब कहती हैं देखो, वैसे तो मैं अपने घर के अंदर अबैंडन्ड ही थी, लेकिन समय रहते मैं परिवार से दूर आ गई थी, मैंने अपना जो है जीवन सब कुछ खुद बनाया। ये बताती हैं कि इनके फॉरेन सेटल हो जाने के कुछ ही वर्षों के अंदर जो इनकी माँ है वो गुजर गई थी। इनके पिताजी के साथ इनका भाई रहता था, फिर भाई का भी विवाह हो गया, तो पिताजी के साथ वो रहते थे। एक बार की बात बताती हैं कि इनके पिताजी जो हैं वो कुछ बीमार पड़ गए थे, और ये कुछ अभी वर्षों पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 8-9 वर्ष पुरानी बात है। तो ये अपने पिताजी से मिलने के लिए गई थी। इन्होंने देखा था कि पिताजी की जो कंडीशन है वो बहुत सीवियर है। अब ये कहते हैं कि भाई देखो, मैं तो फॉरेन सेटल्ड हूँ, फिर भी मेरे पास सब कुछ है, मेरे यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ वगैरह बना ली हैं, तो मुझे कोई वो चीज़ नहीं थी। लेकिन एक बार मैंने अपने पिताजी से बात की कि पिताजी भाई आपकी ऐसी जैसे स्थिति है, तो क्या आपने कोई विल वगैरह बनाई है, कोई विल आपने किया है कि भाई आप अपनी स्वेच्छा से भाई मेरे लिए क्या छोड़ के जाना चाहते हो और भाई के लिए क्या छोड़ के जाना चाहते हो, चाहे कम ज़्यादा हो, जैसा भी हो, क्या कोई विल आपने बनाई है। तो इनकी ये बात सुन करके इनके पिताजी ने सीधा उनको बोला कि भाई मैंने जो बनाना होगा मैं देख लूंगा, तो ये सब बातें मत कर, जा यहाँ से। इस प्रकार से कह करके जो है इनको वहाँ से वो कर दिया। तो कहती कि मुझे बहुत शौक हुआ कि भाई मैंने ऐसी कौन सी बात बोल दी उनको, मेरे को तो ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। और अगर विल की मैंने बात करी तो आप खुल करके मेरे को बोल सकते हैं कि नहीं भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं देना चाहता हूँ, या तुम्हें मैं इतना ही देना चाहता हूँ, बाकी सब कुछ बेटे के पास रहेगा, बेटे की जो परिस्थिति है वो बहुत ख़राब है। तो कहती है ऐसा कुछ पिताजी ने कहा नहीं, और उन्होंने जैसे मेरे को भगा सा दिया वहाँ पर। और थोड़े समय के बाद फिर ये बताती हैं कि मैं तो आ गई थी, और इनके जो पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, पिताजी गुजर जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अच्छा, जैसे ही पिताजी शांत होते हैं, मृत्यु होती है, तो ये बताती हैं कि भाई मेरा जो भाई है उसके अलग प्रकार के ड्रामे शुरू हो जाते हैं। अचानक से ही, आज तक उसने इस तरह की चीज़ें हरकतें नहीं की थी, इस तरह की चीज़ें नहीं बताई थी कि मैं कर्जे में हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं वो हूँ। पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद रोज़ भाई जो है, उसका जो परिवार है, एक नई कहानी लेकर के मुझे फ़ोन करे। भाई वो डेथ में हुए, डेथ से ये लोग वापस आ गए एक बारी के लिए, तो कहते हैं कि भाई रोज़ कहानी की, भी ये परेशान है, ये हो गया इनके साथ, वो परेशान है। तो मुझे लगने लगा कि भाई ये जो हरकतें हो रही हैं ये इसलिए हो रही हैं कि भाई ये चाहते हैं शायद कि मैं अपनी प्रॉपर्टी इनको दे दूं, भाई जो मेरा हिस्सा है वो उनके नाम कर दूं। तो कहते हैं जैसे ही मैंने ये बात कही ना खुल करके कि भाई क्या आप इसके लिए ये सारी बातें कह रहे हो, ऐसा कुछ है क्या, तो कहते हैं कि इनका जो भाई है उसका जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर चला गया, और बहुत ही बदतमीज़ी से, बहुत ही अजीब तरीके से गाली गलौज करके उन्होंने इनसे बात करी कि तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरे को ये नहीं दिखता कि भाई मैं कैसे बर्बाद हूँ, तू तो फ़ॉरेन में सेटल है और तू यहाँ मेरा हिस्सा खाना चाहती है, सब कुछ मेरा है, इस प्रकार से। तो ये कहते हैं कि उसको इस प्रकार से बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने अगर ये बोला तो वैसे ही बता सकता था, ये भी बोल सकता था, चाहे झूठ ही बोलता कि दीदी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो मेरे को ज़रूरत है, तो कहती मैं वो कर देती। लेकिन उसने ऐसे बात करी तो मैं जिद में आ गई कि बेटा अब तो मैं तेरे को नहीं दूंगी तेरा हिस्सा,
अब मैं तेरे को बताती हूँ। यहाँ थोड़ा हमने बहन को रोका, हमने कहा कि बहन देखो, हिस्सा आपको लेना है ले लो, लेकिन ऐसे नहीं करो, मतलब बदले का भाव मत रखो, खाम का कॉम्प्लिकेशन होता है ना। आप बदले की भावना की वजह से हिस्सा अपने पास मत रखो, वैसे रखना है रख लो, क्योंकि बदले की भावना से रखोगे तो आगे चल करके ये दुश्मनी के अंदर ये जो एनर्जी है जो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है। वैसे रखना है रख लो, लेकिन ये भावना मत रखो। तो बहन ने बताया कि भाई क्या मैंने रखना है, मैं सब कुछ दे चुकी हूँ उसको। हमने कहा अच्छा जी। तो बहन ये बताती हैं कि फिर क्या होता है कि मैं कुछ फैसला करने के लिए इंडिया जाने वाली थी। उन लोगों को पता था कि अब मैं इंडिया आने वाली हूँ और मैं वहाँ पे आकर के जो है कुछ केस वगैरह फाइल करूँगी और अपना जो हिस्सा है वो अपना मैं क्लेम करूँगी, और वहाँ पे कुछ ऐसे होने वाला है। तो कहती हैं कि जिस दिन मैंने इंडिया की फ़्लाइट लेनी थी उसी दिन मेरी भाभी का फ़ोन आता है कि आपके जो भाई हैं उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, वो ऑलमोस्ट मरने वाले हैं या मरने की हालत में हैं, अभी उनको हम हॉस्पिटल लेकर के गए हैं तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये कहती हैं कि मैंने ये बात सुनी और सुनते ही मैंने निश्चय किया कि मैं इंडिया नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी भनक सी हुई कि वहाँ पे उसने कुछ सुसाइड और ये सब कर दिया है। अगर उसने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो कुछ उसने मेरा नाम डाल दिया होगा, तो कुछ उसने ऐसा दिमाग लगाया है कि भाई मैं आकर के फंस जाऊँ। तो कहती है यहाँ पर मेरे को ये लगा कि ये तो बहुत ही गंदी हरकतों पे उतर आए हैं। और ये कहती हैं आज तक भी जो सुसाइड अटैम्प्ट हुआ था ना उसकी कोई पुलिस कंप्लेंट की कॉपी उन्होंने शेयर करी, ना कोई मेडिकल उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाया कि वाकई में सुसाइड अटैम्प्ट हुआ है, कुछ नहीं दिखाया। मुझे तो बस ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही बस फ़ोन करके बोल दिया कि सुसाइड अटैम्प्ट किया। कह रहे ना उनकी कोई फेसबुक पे उन्होंने कोई ऐसी फ़ोटो अपलोड करी कि वो हॉस्पिटल में पड़ा कुछ है, कह रही कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का कि उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया। लेकिन कह रही है वो अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो इन्होंने कुछ ऐसा किया कि यहीं से ही कुछ ऐसी व्यवस्था इन्होंने की कि जो पावर ऑफ अटर्नी होती है प्रॉपर्टी की, इनके हिस्से की सारी पावर ऑफ अटर्नी जो है इन्होंने अपनी भाभी के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी। तो एक प्रकार से अपने ड्रामे और अपने परपंच करके जो इनका हिस्सा बनता था प्रॉपर्टी के अंदर वो उन्होंने एक प्रकार से दाब लिया। अब ये बहन बोलती है कि भाई जेन्युइनली मुझे ज़रूरत नहीं थी उसकी, इतना है मेरे पास, लेकिन भाई और बहन जो हम दोनों हैं, हम दोनों के बीच में भाई बहन वाली तो कोई बात ही नहीं है। कभी मेरे को फील ही नहीं हुआ कि वो मेरा भाई है। मुझे तो बल्कि ऐसा लगा कि भाई कोई बाहर का कोई व्यक्ति है जो कि जैसे मेरा कोई दुश्मन सा हो। भाई कभी भाई जैसा फील ही नहीं हुआ। तो ये अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहती थी कि इनके पिता ने पहली बात तो विल की क्यों नहीं, भाई ऐसा क्या था, क्या चीज़ रोक रही थी, क्या पिता को लेकर के द्वंद्व में थे कि वाकई में वो मुझे लेकर के नेगेटिव थे या नहीं थे, ये बात ही बहन जानना चाहती थी। दूसरा, अपने भाई और अपनी भाभी से इनका क्या रिश्ता है, ये भी ये बहन जानना चाहती थी। और इनकी माँ इनको बचपन से ऐसे क्यों नफरत सी करती आ रही हैं, कैसे इनको बोझ सा क्यों समझती आ रही हैं, ये सारी बातें भी ये बहन जानना चाहती थी। इसी के साथ साथ ये बहन ने अपना जो इनके जो पति हैं, अपने पति से भी इनका जो रिश्ता है उसके अंदर कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इन बहन के, उसके बारे में ये बहन जानना चाहती थी। इन्होंने बताया कि भाई इनके जो पति हैं उनके साथ क्या है कि इनके पति इनके मुकाबले में 3-4 गुना पैसा कमाते हैं, लेकिन इनके पति जिनसे इनकी लव मैरिज हुई थी उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये कमा करके लाएं। तो हमने इनसे पूछा कि भाई कमा करके लाएं, क्या भाई कम पड़ता है, क्या है? तो ये कहती है कि हम जहाँ पर रहते हैं फॉरेन में, यहाँ पे थोड़ी ऐसी कम्युनिटी होती है कि सब लोग कमाते हैं। तो हमने पूछा भाई ज़रूरत तो नहीं है आपको? कहती ज़रूरत तो कोई मतलब ही नहीं है, इतना है, लेकिन फिर भी पति की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैं हर चीज़ के अंदर उनके साथ फाइनेंसेस को शेयर करूं, और क्योंकि मैं नहीं करती हूं इसकी वजह से मेरे पति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर रहते हैं। ये कहती हैं कि भाई हमेशा से ही मेरे को ऐसा, और कहती है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो खुद करना चाहती हूँ, लेकिन एक तो मैं खुद स्ट्रेस में रहती हूँ कि मेरी ये जॉब छूट जाती है बार बार, दूसरा पति की तरफ से प्रेशर आना, जबकि हमारे को फाइनेंशियल एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पति का ये बताती हैं कि भाई कभी मेरे जो पति हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं और कभी इसी बात को लेकर के कलेश डाल देते हैं, झगड़ा मेरे साथ करने लग जाते हैं कि मैं इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ, उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ। तो कहती हैं मेरे पति से मेरा क्या रिश्ता है, कभी प्रेम इमर्ज हो जाता है, कभी दुश्मनी सी दिखने लगती है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि भाई इतने वर्ष हो गए मेरे विवाह को, 25
26 वर्ष हो चुके हैं मेरे विवाह को, लेकिन फिर भी मेरे पति की यही वाली हरकतें आज तक क्यों हैं? हमारे इनका ये वाला रूप बार बार क्यों आ जाता है कि भाई मेरे को पैसा कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए, अगर नहीं मैं कर रही हूँ तो उनको अपनी बेइज्जती क्यों महसूस होती है इसके अंदर? जबकि आइडियली दोस्तों होना ये चाहिए कि अगर पुरुष कर रहा है तो भाई उसको अपनी जो धर्मपत्नी है उनको थोड़ा रिलैक्स देना चाहिए कि भाई क्या ज़रूरत है तुम्हारे को, मैं कर तो रहा हूँ, तुम अपना घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो, है ना। बल्कि मुझे बताओ कि वीकेंड पे कहाँ लेकर के जाना है। तो क्या है कि महिला घर देख लेंगी। अब इसमें हमको ये बात नहीं बोलना चाहते कि देखना ही चाहिए, बट बात ये है कि भाई अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रही है तो सपोर्ट करो उनको, उसमें क्या दिक्कत है जब आपको ज़रूरत ही नहीं है पैसों की। तो कहती हैं कुछ प्रेशर रहता है मेरे ऊपर ना उनकी तरफ से। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पति से भी मेरे पूर्व जीवन का क्या हिसाब किताब है। मैं एक ऐसे थोड़ा सा बचपन से, क्योंकि इतना मैं एक अबैंडन चाइल्ड, थोड़ा मेरे को वो वाला मेरे को घर के अंदर वो दिया था, तो मैं जल्दी से किसी से कनेक्शन फील नहीं करती थी अपनी लाइफ के अंदर। एक ये पति ही मुझे ऐसा व्यक्ति मिला, ऑनलाइन इन लोगों की मुलाकात हुई थी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे फेसबुक इंस्टा टाइप के किसी प्लेटफॉर्म पे मुलाकात हुई थी। कह रही ये पति ही ऐसा व्यक्ति मेरे को मिला जिसको मैंने देखा तो मुझे इसके अंदर लगा कि भाई इसको मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, इसी के साथ मेरे को बॉन्ड फील हुआ। तो कहती किसी के साथ नहीं होता, इसी के साथ क्यों मेरे को बॉन्ड फील हुआ, और बॉन्ड जब फील हो गया तो उसके बाद ये बार बार में इसका दूसरा रूप क्यों निकल करके आ जाता है। तो इसी चीज़ के चलते ये बहन अपने पति से भी इनके पूर्व जीवन का क्या हिसाब किताब है ये जानना चाहती। तो मुख्यतः अपना मायका, अपना ससुराल और जॉब के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, इन तीनों चीज़ों को लेकर के इन बहन ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं बहुत ही विस्तार में ये जो बहन हैं प्राप्त कर पाई थी। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इन बहन ने अपने पूर्व जीवन के प्रतिगमन के दौरान किस प्रकार के दृश्यों को देखा, किस प्रकार के जीवन को अनुभव किया, और आज के जीवन से इनके पूर्व के जो जीवन है उसमें क्या कनेक्शन साथ में निकल कर के आया, क्यों आज ये सब कुछ इनको अपने जीवन में फेस करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अपने पूर्व जीवन का जो पहला दृश्य जो इन्होंने देखा, जो पहला पूर्व जीवन का जो दृश्य इन्होंने देखा, जो कि अभी की लाइफ से जस्ट पिछली वाली लाइफ थी जो इनके सामने आई, उसके अंदर ये ऐसा देखती हैं कि ये एक खुले आसमान के नीचे खड़ी हैं, और ये शायद शाम का समय है या शाम होने वाली है, क्योंकि जब ये आसमान की तरफ देखती हैं तो कहती हैं कि थोड़ी थोड़ी धूप है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 बजे के आसपास का ये समय है। आसपास देखती हैं तो इनको खेत नज़र आ रहे होते हैं। नीचे पैरों की तरफ देखती हैं तो इनको नज़र आता है कि मैं नंगे पैरों से घास के ऊपर खड़ी हुई हूँ, और फील ऐसा होता है कि जिस स्थान पर मैं खड़ी हूँ ये कोई खेत है, और इस स्थान के अंदर बड़े बड़े गन्नों की फसल हुई हुई है। आगे ये खुद को देखती हैं और ये बताती हैं कि मैं खुद को एक कन्या के रूप में देख रही हूँ, जो कि लगभग 20 वर्ष की आयु की है। इस कन्या ने एक बहुत ही खुला डुल्ला सा एक सूट पहना हुआ है। जैसे नीचे से ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं तो बताती हैं कि एक ब्राउन से कलर की खुली डुल्ली सी सलवार इस कन्या ने पहनी है। ऊपर की तरफ देखती हैं तो ऊपर इनको सूट नज़र आता है, और कुछ ऐसा है कि सलवार और सूट जो है वो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। ऊपर जो सलवार है उसके ऊपर, जो सूट है उसके ऊपर लाल रंग के फूल इनको नज़र आते हैं, और इन्होंने एक दूसरे रंग की चुन्नी वहाँ पर ली हुई है। ये जो मिसमैच वाली बात है, कहीं ना कहीं ये इस बात को दिखा रही होती है, दर्शा रही होती है कि जो कन्या जो यहाँ पर है उसका शायद जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो शायद वीक है, और यही बात आगे चल करके कंफर्म भी होती है, जो कि अभी बस 1 मिनट में ही हम आपको बताएंगे। तो ये कहती हैं कि इसने 2 चोटी बांधी हुई है, अकेली खड़ी है, लेकिन मैं जो अकेली खड़ी हूँ मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझसे वो आज मिलने आने वाला है। तो हम इनसे कहते हैं वो मिलने आने वाला है, क्या मतलब है, कौन मिलने आने वाला है? तो जैसे ही हम ये पूछते हैं तो इनको दृश्य में एक 25 वर्ष की आयु का, 25-26 वर्ष की आयु का एक युवा लड़का इनको अपनी ओर आते हुए नजर आता है। तो कहती हैं कि वो आ गया है, वो ऐसा है, और थोड़ा ये उसका विवरण देती हैं कि वो कहती हैं कि उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, और ऊपर उसने एक बहुत ही सुंदर सी जैकेट भी पहनी हुई है, और कहती हैं कि हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये बहुत सुंदर है, और पिछले 5-6 वर्षों से हम एक दूसरे को पसंद करते आ रहे हैं,
और हम यहाँ जो ये खेत है यहाँ पर क्या है कि हम लोग यहाँ छुप छुप कर मिलते हैं। तो अब इनसे पूछते हैं कि आप छुप छुप करके क्यों मिलती हैं। तो ये बताती हैं कि वह मुझसे अमीर है, मेरा उससे जो स्टेटस है वो बहुत कम है, तो इसकी वजह से समस्या ना हो, तो हम किसी को पता नहीं लगने देना चाहते कि हम एक दूसरे से मिलते हैं। और हमें एक दूसरे से मिलते हुए 5 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं और आज तक किसी को गांव में पता नहीं चला कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। आगे बातों बातों में ये भी बोलती हैं कि हमारी जाति अलग है, तो हम एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते, लेकिन हम करना चाहते हैं। फिर आगे का दृश्य देखते हैं कि वो लड़का इनके पास आकर के खड़ा हो गया है। कुछ ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लड़के ने इनका जो हाथ है अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, वो कुछ कुछ मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन ये कह रही हैं कि मैंने उसकी बात को काट दिया है और मैं उससे पूछ रही हूँ कि तुम शादी कब करोगे, हम कब शादी करेंगे। तो कहती है, मेरी ये बात सुन करके जो लड़का है उसके चेहरे के थोड़े हाव भाव बदल गए हैं और ये कहती हैं कि वो कुछ बहाना बना रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है। तो हम इनसे पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि वो झूठ बोल रहा है। तो ये कहती है कि नहीं, मैं जानती हूं कि ये झूठ बोल रहा है, कुछ फालतू की बात कर रहा है और मैं अपने घर में ये कुछ ऐसा है कि घर में नहीं कह पा रही हूँ, मतलब इनको ठीक से समझ में नहीं आ पा रहा है। वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि मैं घर में नहीं कह पा रहा हूँ या कहना है या क्या प्रॉब्लम है। तो ये कहती हैं कि मुझे साफ पता लग रहा है कि बस ये कुछ बहाने बहाने बना रहा है। और अभी ये इनसे विवाह की बात कर ही रही होती हैं कि ये बताती हैं कि इनको सामने से 5 लोग उसी खेत के अंदर, जैसे गन्ने के खेत होते हैं तो उसके अंदर से जैसे कि एकदम उभर करके वो लोग सामने आते हैं। 5 लोग इनको खेत के अंदर बिल्कुल अपने सामने खड़े हुए नजर आते हैं, जो कि बहुत गुस्से में हैं और गुस्से में आकर के वो खड़े हो गए हैं। और ये कहती हैं कि उनको देख करके मैं घबराई नहीं हूँ, मेरा जो साथ में जो लड़का है, जो मेरा प्रेमी है, वो भी घबरा नहीं रहा है, लेकिन वो जैसे सुन्न सा हो गया, वो थोड़ा चुप हो गया है उनको देख करके। मैं उन लोगों के सामने निडर खड़ी हूँ और वो लोग आकर के बोल रहे हैं कि वो ऐसा गुस्से में आकर के खड़े हुए हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि तुम जो है ना, हम तुम दोनों को एक होने नहीं दे सकते हैं, ये यहाँ पर क्या चल रहा है? ऐसी कुछ बात बोलते हैं। और ये बताती हैं कि मैं वहाँ निडर खड़ी हूँ, लेकिन ये जो 5 लोग यहाँ पर आए हैं उनके पास बड़े बड़े लठ हैं और वो हमें डराने की, इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं डर रही हूँ। तो उन 5 लड़कों में से एक लड़का जो प्रधान सा बन करके आया है, ये कहते हैं कि उसने एकदम से मेरा दुपट्टा खींच लिया है, उसने दुपट्टा खींचा है। और ये बताती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब की जो नीयत है वो मुझ पर खराब है। तो हम यहाँ पर पूछते हैं कि अरे उसने दुपट्टा खींच लिया है, तो आपका जो प्रेमी है, जो बॉयफ्रेंड है, वो क्या कर रहा है? तो कहती है कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है, बस वो वहां पे खड़ा होकर के उनकी शक्ल देख रहा है। वो तो उनके और मेरे बीच में भी आकर के नहीं खड़ा हो रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो कहती है मैं बहुत हैरान हूं इसको देख करके, और यहां पर मैं उनसे कह रही हूं कि मुझे छोड़ दो, जाने दो। और अब वो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि इससे मिलना बंद करो, इससे मिलना बंद करो, वर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात बोलते हैं और वो कुछ ऐसा कहती हैं कि वो जैसा जिस लड़के ने दुपट्टा छीना था, वो ऐसे मेरे मुंह पे उसने दुपट्टा सा उड़ा के ऐसे फेंका सा है, मतलब मेरे मुंह पे मारा है और ऐसे धमकी दे करके वो वहां से चला गया है। कहती हैं कि मैं अपने जो मेरा प्रेमी है उसकी तरफ देख रही हूं, तो मुझे उसकी आंखें ये बता रही हैं कि ये जो लोग आए थे धमकी देने के लिए, मेरा जो प्रेमी है उनको जानता है। वो जो लड़का है जिसने दुपट्टा खींचा था, शायद मेरा प्रेमी उसका कोई रिश्तेदार है। आज तक गांव में जब ये बात पता नहीं चली थी, तो ये अचानक से कैसे बात पता चल गई? हम गन्ने के खेतों में, कौन सा दूर से हम नजर आ रहे हैं, गन्ने की खेती बड़ी बड़ी होती है, उनको कैसे पता कि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं? और सीधा वो लठ लेकर के आए हैं, धमकी दी है, मुझे इंटिमिडेट किया है और यहाँ से चले गए हैं। तो कहती है मैं अपने बॉयफ्रेंड की आंखों में देख रही हूँ, तो मुझे उसकी आंखों में एक चोर नज़र आ रहा है। यहाँ पे इनको ऐसी फीलिंग सी आ रही होती कि जो बॉयफ्रेंड है, जो वो बहाने बना रहा था, शायद वो इनसे पीछा छुड़ाना चाहता है। तो हम इनसे कहते हैं कि भाई शायद वो क्यों पीछा छुड़ाना चाहेगा आपसे। तो यहाँ पर ये एक बात बोलती हैं कि मुझे एक बात का दुख है हमारे रिश्ते के अंदर, इस प्रेमी के और मेरे रिश्ते के अंदर।
ये कहती हैं कि जो मेरा ये प्रेमी है ये ना मेरे शरीर का इस्तेमाल करना चाहता है, कई बार इसने प्रयास किया है लेकिन मैंने ऐसा इसको करने नहीं दिया है। जिस चीज़ को लेकर के ये फ्रस्ट्रेट हो गया है, शायद इसीलिए ये अब इस स्टेज पे आ गया है कि ये इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है, इस रिश्ते को तोड़ना चाहता है। हम इनसे पूछते हैं कि भाई यह बात आपको पता है, तो भाई आप तोड़ना चाहते हो? नहीं। कहती हैं कि नहीं, मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्रेम है, मैं रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती, मैं अपनी मर्यादा भी भंग नहीं होने देना चाहती और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ रहे और मुझसे विवाह कर ले, जो कि मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसा ही एक पूरा ये प्रकरण के अंदर एक ऐसे जाल के अंदर ही खुद को इन्होंने फंसा हुआ देखा कि भाई बस इनके साथ टालम टोल हो रहा है, बेवकूफ़ इनको बनाया जा रहा है और सामने वाला जो लड़का है उसकी कुछ और ही इंटेंशन है और इनकी इंटेंशन ये है कि भाई मैं इससे सच्चा प्रेम करती हूँ। उसके बीच में फंसी हुई नज़र आती हैं। फिर ये दृश्य यहाँ पर थोड़ा ख़त्म हो जाता है दोस्तों। ये वापस अब इनको दूसरा दृश्य नज़र आता है जिसमें हम इनको इनके घर में भेजते हैं, अपने घर जाती हैं तो इनको ऐसा नज़र आता है कि जो मेरा घर है वो एक झोपड़ा सा है। घर के अंदर एक माँ है जो कि लगभग 47 वर्ष की आयु की है, एक भाई है घर के अंदर जो कि लगभग 10 वर्ष की आयु का है। ये कहती हैं कि जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी हूँ तो माँ मुझ पर गुस्सा कर रही है और कहती है कि उन्होंने स्टेटमेंट बोला कि शी इज सेइंग दिन भर खंबे की तरह बाहर घूमती रहती है। जैसे खंबा घर के बाहर लगा होता है ना, वैसे भी तू घर के बाहर लगी रहती है, बाहर घूमती रहती है, तुझे कोई काम नहीं है। तो हमने इनसे पूछा कि भी क्यों बोल रही हैं ऐसे, तो कहती है इनकी ना आदत है मुझे डांट फटकार करने की। आगे ये देखती हैं कि इनके एक पिताजी हैं, पिताजी भी घर के अंदर आ गए हैं और ये कहती हैं कि भाई कुछ ऐसा है कि पिताजी घर पे आए हैं, पिताजी कुछ नहीं कह रहे हैं, पिताजी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये बताती हैं कि जो मेरा छोटा भाई है उससे मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है। हम इनको कहते हैं छोटा भाई तो 10 साल का तो है, इससे क्या रिश्ता अच्छा नहीं है? कह रहे नहीं, मेरी माँ ना उसके बहुत सारी बातें उसके कान में भरती है और जो बातें मेरी माँ उसके कान में भरती है वो कुछ ऐसी हैं कि वो बार बार मेरे भाई को बोलती है कि किसी काम की नहीं है, ये मुसीबत है, हमारे ऊपर बोझ है। तो मेरा जो भाई है वो भी मेरे साथ जो है थोड़ा दुर्व्यवहार सा करता है, मुझसे बदतमीजी से बात करता है। और आगे का फिर जैसे ये दृश्य देखते हैं तो हम इनसे मतलब कुछ प्रश्न उत्तर चल रहे होते हैं तो उससे जुड़े हुए दृश्यों के अंदर ये स्विच करते रहते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई फिर आगे देखिए क्या हुआ, क्या वो जो लड़का है उससे विवाह हुआ नहीं हुआ, तो कैसे है? तो कहती नहीं, वो तो इसी चीज़ से परेशान रहा कि मैंने कभी उसे अपने शरीर को इस्तेमाल नहीं करने दिया और मुझे लगता है कि आज मैंने ठीक ही किया कि ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने तो किसी और से शादी कर ली है। जो लड़का है, ये जो पीछे प्रकरण हुआ था जिसमें वो लोग आए थे इनको डराने धमकाने के लिए, शायद बस इनको कुछ डराना ही चाहते थे कि ये शायद उस लड़के की शादी के अंदर विघ्न न डाले। उस लड़के की शादी फिक्स हो चुकी थी। ये कहते हैं कि उसने किसी और से शादी कर ली है और वो चला गया है। और हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपका क्या है? कहती मेरे पिताजी कह रहे हैं विवाह कर ले, लेकिन मैंने किसी से विवाह नहीं किया। हम पूछते हैं कि विवाह क्यों नहीं किया है? तो कहती हैं कि वो धोखेबाज ही सही, ऐसा कहा इन्होंने कि भले वो धोखेबाज ही सही लेकिन मुझे तो उसी से प्यार था। उसने मुझसे प्यार किया ना किया हो या ना किया हो, मैंने तो उससे प्यार किया है, तो मैं किसी और की नहीं हो सकती, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। वो नहीं मिला तो मुझे कोई भी नहीं चाहिए, ऐसा ये कहती हैं। और फिर मतलब एक थोड़ा मायूसी के जोन के अंदर चली जाती हैं। तो फिर थोड़ा हम इनको बोलते हैं कि भाई थोड़ा जीवन में आगे जा कर के देखो कि क्या हुआ, कुछ कैसा क्या इवेंट हुआ। तो थोड़ा ये जीवन के अंदर आगे जाती हैं। इनको 11 वर्ष आगे का जो समय है वो नज़र आता है कि इनका जो छोटा भाई है वो पहले 10 वर्ष की आयु का नज़र आ रहा था, अभी वो 21 वर्ष की आयु का इनको नज़र आने लगता है। ये कहती हैं कि क्योंकि मैंने विवाह नहीं किया है तो मेरे परिवार के अंदर एक ये भावना सी है कि ये मुसीबत है, हमारे ऊपर बोझ है और मैं यहीं रहती हूँ। तो मेरी माँ आज भी मुझसे कुड़ती रहती है कि बोझ बन करके हमारी छाती पर पड़ी हुई है, ये जाती नहीं है। मेरे पिता को समस्या नहीं है, पिता कहती हैं कि मेरे पिता तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं लेकिन पिता कुछ बोल नहीं पाते, पिता मजबूर हैं, ना वो मेरा सपोर्ट करते हैं ना वो माँ का सपोर्ट करते हैं, वो चुप रहते हैं। ये हम इनसे पूछते हैं कि भाई क्या है ऐसा, भाई कर लो विवाह या फिर अपना कुछ आप कुछ काम धंधा करो। तो कहती है कि वो पुराने टाइम की बात है, क्या मैं काम धंधा करूं, शायद मैं किसी
खेत के अंदर जाकर के मजदूरी वगैरह तो करती हूँ, लेकिन ये कहती हैं कि जो चल रहा है वो मेरे बस में नहीं है, वो मेरे बस में नहीं है। और राइट आफ्टर दिस इनको जो है अपनी मृत्यु का दृश्य नज़र आने लगता है दोस्तों। ये ऐसा बताती हैं कि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी मैं 37 वर्ष की आयु की हूँ और मैं बीमार पड़ गई हूँ। हम पूछते हैं कि क्यों बीमार पड़ गई है वो, तो ये कहती हैं कि मेरे इस जीवन के अंदर किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है और मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का कि मेरे जीवन जो ये है बिल्कुल व्यर्थ सा ये जीवन चला गया। मैं इसको सार्थक नहीं कर पाई, ना मैं अपना कोई परिवार बना पाई, ना मैं किसी के लिए कुछ कर पाई। बस ऐसे इसी घर के अंदर उन लोगों के साथ पड़ी रही जो नहीं चाहते थे कि मैं इस घर के अंदर रहूं। तो मृत्यु के समय जब ये बीमार हैं तो कुछ विचार इनके मन में चल रहे होते हैं। तो पूछते हैं हम इनसे कि क्या विचार मन में चल रहे हैं। तो ये कहती हैं कि मैं सोच रही हूँ कि माँ बाप के लिए भी कुछ नहीं किया और मेरा प्रेमी भी मुझे छोड़ करके चला गया, तो मेरे मन में दुख है बहुत। और ये जो दुख मेरे मन में है उसके चलते मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना बहुत सारा पैसा कमाना है। ये कहती है अभी मुझे अपनी मृत्यु याद नहीं आ रही है, मुझे ये याद आ रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। हम इनसे पूछते हैं कि क्यों कमाना है, क्या होगा। तो ये कहती हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता ना तो मेरा ना जो बॉयफ्रेंड है ना मुझे वो छोड़ करके नहीं जाता। कह रहे मेरे प्रेमी ने मुझे इसीलिए छोड़ा क्योंकि मैं गरीब थी और वो अमीर था। अगर मैं भी अमीर होती तो वो मुझे नहीं छोड़ता, मैं उसे पा लेती, मैं उससे शादी कर पाती। तो कुछ भी हो मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है। और ये अमीर बनना है, अमीर बनना है, इसी सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि अगर ये अमीर होती, कुछ बन गई होती तो माता पिता का भी सपोर्ट कर पाती, सब कुछ कर पाती। तो अमीर बनना है, इसी सोच के साथ ये कहती हैं कि मैं अपनी आखिरी जो सांसें हैं वो लेती हूँ और थोड़ी ही देर में जो है मैं अपने प्राणों को त्याग देती हूँ। दोस्तों इसी के साथ जो है जो पहला जीवन इस बहन को नज़र आया था, इन बहन को नज़र आया था, उसके जो सारे दृश्य हैं वो समाप्त हो जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इनके सामने आती हैं। अभी हम बताएंगे दोस्तों कि जो इनके पूर्व जीवन के अंदर जो कैरेक्टर्स इनके सामने आए, इनकी अभी के लाइफ के अंदर वो कैरेक्टर कौन हैं। दोस्तों अपने घर के अंदर जो माता पिता इनको नज़र आए थे उनको इन्होंने अपने इस जीवन के माता पिता के रूप में ही देखा। पिछले जीवन में भी जो इनकी माँ हैं उनकी सोच यही थी कि ये बोझ है मेरे ऊपर, और इस जीवन के अंदर भी इसी संकल्प के साथ, इसी सोच के साथ इनकी जो माँ हैं उन्होंने इनको बड़ा किया। जो पिता हैं वो प्रेम बहुत ज़्यादा करते थे और वो चाहते थे इनको सपोर्ट करना, लेकिन जो समाज की व्यवस्था है उसके विपरीत थोड़ा ये गई थी, क्योंकि इन्होंने विवाह नहीं किया था और पुराना ज़माना था तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी, वो कुछ बोल नहीं पाते थे। वैसे ही जैसे पिता इस बार भी मजबूर होकर के अपने बेटे के सामने, अपनी पत्नी के सामने नहीं बोल पाते थे, वैसा ही इन्होंने देखा। घर के अंदर एक छोटा भाई था दोस्तों, छोटा भाई जिसके कान इनकी माँ भरा करती थी पूर्व जीवन के अंदर कि ये बेकार है, ये है, ये वो है। दोस्तों उस छोटे भाई को इन्होंने अपनी इस जीवन की भाभी के रूप में देखा। दोस्तों वही भाभी जिन्होंने इनको झूठ मूठ में कह दिया था कि तुम्हारे भाई ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, वो भाभी जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न किया कि इनका जो पूरा जायदाद है, जो पूरा हिस्सा है, इनको अपनी भाभी के नाम करना पड़ा, पावर ऑफ अटर्नी उनके नाम पे ट्रांसफ़र करनी पड़ी। दोस्तों कहीं ना कहीं शायद उस आत्मा का पूर्व जीवन का ये संकल्प रहा हो कि भाई इसको यहाँ से चले जाना चाहिए और मैं कमा रहा हूँ, मेरे घर में ये रह रही है तो ये मेरा खा रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि इनसे वो प्रॉपर्टी प्राप्त करके, जैसे वो जो आत्मा है उसने अपना जो कर्जा है, जो उसको फील होता था कि भाई मेरा इससे लेना बनता है, वो सब कुछ उस आत्मा ने इनसे रिकवर करने का प्रयास किया और इनसे ले भी लिया। अब वो सही है कैलकुलेशन या नहीं है वो एक अलग बात है, ये उस आत्मा के संकल्प की, उस आत्मा के मन की बात है कि वो इनसे लेना चाहती थी। तो भाभी को इन्होंने अपने भाई के रूप में देखा। फिर जो इनका धोखेबाज बॉयफ्रेंड था पास्ट लाइफ के अंदर दोस्तों, उनको इन्होंने अपने इस जीवन के पति के रूप में देखा। दोस्तों इनके मन के अंदर एक बहुत ही गहरी इच्छा थी। इनके बॉयफ्रेंड ने इनको धोखा ज़रूर दे दिया था, उसने तो डिक्लेयर कर दिया था कि मैं धोखेबाज हूँ, लेकिन इनके मन में फिर भी इच्छा रह गई थी कि मैं उसको प्राप्त कर लेती। और इनको ये भी था कि अगर मैं पैसा कमाऊंगी, मैं पैसा कमाने वाली बनूंगी तो ये मुझे ज़रूर मिलेगा। दोस्तों इनके इस जीवन के अंदर हुआ भी ऐसा ही था।
जब ये अपना घर छोड़ करके फ़ौरन आ गई थी नौकरी की तलाश में, जब इन्होंने खुद को सेट कर लिया था, अपना एक लेवल पर एक मुकाम इन्होंने अपने पैरों पे वो करके जब इन्होंने खड़ा कर दिया था, तो उसके बाद ही इनके जो पति हैं इनको इधर फॉरेन कंट्री के अंदर जो ऑनलाइन जो मीन्स है उसके माध्यम से मिले थे, और फिर ये जो लोग हैं आपस में इन्होंने मिलना जुलना शुरू किया था। पिछले जीवन के अंदर इनके पति को शायद तकलीफ थी इस चीज़ की कि लड़की गरीब है, इसी वजह से इस जीवन के अंदर भी शायद इनके पति इस चीज़ को लेकर के इरिटेटेड रहते हैं कि ये खुद काम क्यों नहीं करती हैं। शायद इनके पति की वो जो आत्मा के अंदर की पुकार है कि भाई इसके पास अपना कुछ होना चाहिए, अपना इनका क्या स्टैंड है, तो उसी चीज़ के चलते इनके जो पति हैं आज इनको प्रेशराइज करते हैं कि भाई इनके पास जॉब होनी ही चाहिए। हालांकि ये खुद भी जॉब करना चाहती हैं क्योंकि पति से ज़्यादा तो इनके अंदर वो चीज़ पैशन है कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा रहना है, लेकिन वही पैसा और प्रेम उसी के माया जाल के अंदर, उसी के कश्मकश के अंदर इनके पति और ये एक दूसरे के साथ जो फंसे हुए हैं, जिसके अंदर इनका इतना गहरा प्रेम है कि उस आत्मा को ये पीछा करते हुए इस जीवन के अंदर आ गई जिसने पिछले जन्म के अंदर इनको धोखा दिया था। तो वही प्रेमी इनके पति हैं। दोस्तों एक कैरेक्टर और वहाँ पर नजर आया था जिसको इनके पति ने पिछले जीवन के अंदर बुलाया था इनके साथ बदतमीजी करने के लिए, इनको धमकाने के लिए। दोस्तों वो कैरेक्टर था इनका अपना सगा भाई, इनके इस जीवन का सगा भाई जो कि निकम्मा है, निठल्ला है। वो वाला भाई पूर्व के जीवन के अंदर उस गुंडे के रूप में इनको नजर आया था जिसने आकर के इनके साथ बदतमीजी करी थी, जिनकी नज़र इनके ऊपर खराब थी। दोस्तों ये बहन बताती हैं कि बचपन से मैंने अपनी भाई की आंखों में ये देखा है, हालांकि गलत नज़र तो नहीं देखी, लेकिन अपने सगे भाई की आंखों में हमेशा मैंने ये देखा कि कभी उसने मुझे अपनी बहन के रूप में स्वीकार नहीं किया इस जीवन के अंदर। तो वो भी कहीं ना कहीं जैसे वो कुछ इन लोगों का और कार्मिक कनेक्शन था। तो ये सारे कैरेक्टर्स दोस्तों इन्होंने अपने इस जीवन के अंदर देखे, लेकिन प्रश्न बहुत सारे थे जिनके अभी भी उत्तर बाकी थे। और ऐसा ये आत्माएं क्यों करती आई हैं, इनको अभी भी कुछ तकलीफ सी दी और पिछले जन्म में भी तकलीफ सी दी थी। तो इस चीज़ को जानने के लिए, इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए बहन को इससे भी एक पिछले जन्म के अंदर भेजा गया जहां पर कुछ और दृश्य इनके सामने आए और कुछ और मतलब जो प्रश्न हैं उनके उत्तर इनके सामने मतलब इनको मिले और पूरी जो क्लैरिटी है वो इनको मिल गई। तो दोस्तों जब इन बहन को इससे भी पिछले जीवन के अंदर भेजा जाता है तो इनको ऐसा नज़र आता है कि ये लगभग 36 से 37 वर्ष की आयु के एक पुरुष हैं जिसने खाकी रंग का कुर्ता पहना हुआ है, नीचे धोती पहनी हुई है और उसके नीचे इनको किसी प्रकार की जुतियां टाइप जो है वो पैरों के अंदर नज़र आ रही होती हैं। ये पहले दृश्य में जाते ही अपने आप को एक्सप्लेन करती हैं और बिना पूछे ही कहती हैं कि मैं बहुत अमीर हूं और मैं कोई बहुत बड़ा जमींदार हूं। और जिस स्थान पर ये खुद को खड़ा हुआ देख रही होती हैं तो वो भी कोई बहुत बड़ा इनको खेत नजर आ रहा होता है और उस खेत के अंदर कई सारे सेक्शन होते हैं कि जैसे बहुत बड़ी ज़मीन है, दूर दूर तक खेत फैले हैं, उसके किसी एक हिस्से के अंदर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, दूसरे हिस्से के अंदर कुछ दूसरे मजदूर काम कर रहे हैं और ये दूर खड़े होकर के सबको ऑब्जर्व कर रहा है। कुछ ये ऐसे हैं कि एक मजदूरों के ग्रुप की तरफ ये बढ़ते हैं, दोनों हाथ पीछे बांधे हुए हैं और ये मजदूरों के ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर जाकर के कुछ बात उनसे कर रहे हैं, उनको कुछ बातें बोल रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि क्या बात हो रही है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों की स्मृति आती है दोस्तों, एक एक चीज़ सुनाई नहीं देती है। तो ये कहते हैं कि मजदूर मुझसे बहुत दुखी हैं क्योंकि मैं बहुत घमंडी और बदतमीज़ हूँ। तो हमने कहा कि भाई घमंडी और बदतमीज़ हो, बात क्या कर रहे हो वो तो बताओ। तो कहते हैं कि सब लोग मुझसे नीचे हैं। तो यहाँ पर इनको बातें याद नहीं आ पा रही थी, लेकिन स्मृति में जो इनकी अपनी पर्सनालिटी है और पर्सनालिटी की जो ट्रेट्स है वो इनके सामने आ रहे थे। तो ये कहते हैं कि मैं इनको देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कैसे सब लोग मुझसे नीचे हैं और मैं वहीं उनके पास खड़ा हूँ और ये लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। मैं इनको ढंग से काम करने के लिए बोल रहा हूँ और इनको एक ही अपनी जो लाइन है इनके मुंह से निकली हुई याद आती है। तो ये कहते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूं और मजदूरों को कह रहा हूं कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, भागो यहां से, घर जाओ और दोबारा यहां पे मत आना, भागो यहां से। ऐसे करके ये कहते हैं कि मैं भगा रहा हूं मजदूरों को। हम इनसे पूछते हैं कि भाई मजदूरों को भगा रहे हो, कमाल की बात करते हो, इतनी बड़ी आपकी जमीन है तो मजदूरों को भगा दोगे तो काम कौन करेगा आपके खेतों के अंदर। तो कहता है कि मैं आज भगा दूंगा
ये कल फिर मेरे पास हाथ जोड़ करके आएंगे। तो हमने कहा ऐसा क्यों, आपके पास क्यों हाथ जोड़ करके आएंगे? कहता है गरीब है ना, इनकी मजबूरी है, काम नहीं करेंगे तो घर में खाना नहीं बनेगा ना, रोटी कहाँ से खाएंगे। और ये बात जैसे भाई बोलते हैं तो मतलब बहन बोलती हैं, तो हम इनसे कहते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों वो कर रहे हैं? कह रहे ऐसा ही है, अपनी अपनी किस्मत की बात है, हम ऊपर हैं, ये लोग नीचे हैं। ये इनको ओवरऑल ऐसा नज़र आ रहा होता है कि इनको इस चीज़ में कोई खुशी है या इस चीज़ से इनकी ईगो को फ्यूल मिलता है, पावर मिलती है कि इन सभी लोगों का जो घर चलता है, इन सभी लोगों की जो नौकरी है, जो काम है, वो इनके भरोसे टिका हुआ है। मतलब ये हाँ करेंगे तो उनको रोटी मिलेगी या ना करेंगे तो उनको रोटी नहीं मिलेगी। और इस चीज का बहुत ज्यादा अहंकार है इस जमींदार को, जो कि साफ साफ इस पूरे दृश्य के अंदर नजर आ रहा था। अच्छा, अभी शुरू के दृश्य के अंदर तो ये खुद को एक बदतमीज जमींदार के रूप के अंदर देख रहे थे, जो सबको धमकाता रहता है, सबको बातें सुनाता रहता है। करते करते ये ऐसा देखते हैं कि एक हिस्से के मजदूरों को भगा सा दिया है इन्होंने, और उसी सेक्शन के पीछे एक दूसरा सेक्शन है जहां पे एक दूसरा ग्रुप है मजदूरों का जो काम कर रहा है। इस बार ये वहां जाते हैं तो ये देखते हैं कि जैसे ये वहां पहुंचे हैं तो वहां पर एक मजदूर है जो कि इनके साथ जबान दराजी करने लग गया है, इनको उल्टा सुल्टा बोल रहा है। वहां जाकर के थोड़ी सी इनकी गिग्गी बन गई है और ये मजदूरों को कुछ कह नहीं रहे हैं वहां पे। मतलब अभी जैसे पीछे ये था कि मजदूर मुझसे नीचे हैं, उसको बातें सुना रहे थे, यहां पर भी मजदूर शायद ढंग से काम नहीं कर रहे थे, यानी कि जैसे जिस स्पीड से काम करते हैं वैसे ही कर रहे थे। लेकिन यहां पे ये नहीं बोल रहे हैं। एक कोई मजदूर है जो कि इनको कुछ उल्टा सुल्टा बोल रहा है, कुछ इनको ऐसा बोल रहा है कि ये नहीं है, हमारे लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, पता नहीं क्या क्या इनको जो है बातें बोल रहा है कि ऐसा करो तब काम होगा। तो हम इनसे बोलते हैं कि अब ये नीचे हैं तो फिर ये मजदूर ऐसे कैसे कर रहा है? तो ये कहते हैं मैं क्या बोलूँ, ये मजदूर ना मुझसे भी ज़्यादा बदतमीज़ है। तो दोस्तों वो होता ना कि शेर को सवा शेर टकर गया, तो बदतमीज़ को बड़ा बदतमीज़ टकरा हुआ था वहाँ पे। तो कहते हैं कि ये ना मुझसे भी बहुत बड़ा बदतमीज़ है और मैं इसके मुंह लगना पसंद नहीं करता हूँ। तो हमने कहा भाई जैसे दूसरे मजदूर गरीब हैं, ये भी गरीब मजदूर होगा ना, इसको भी बोल दो कि मैं तुझे निकाल देता हूँ, तेरे को ज़रूरत नहीं है, तो ये भी रोटी चाहिए होगी इसको भी, ये भी आ जाएगा हाथ जोड़ करके। कहते ऐसा नहीं है, ये जो है ना, ये ना कुछ ऐसा है, ये ना सबको भड़का देगा, ये बहुत ज़्यादा बोलता है और ये भड़काने में लोगों को बड़ा तेज है। अगर मैंने इसको कुछ कहा ना तो ये ना मेरे खेत खाली करवा देगा, उनको भूखा भी मरवा देगा और मेरा सारा काम ठप करवा देगा। मैं ना इससे पंगा नहीं ले सकता। तो हमने कहा कि भाई अच्छा, तो ये तो भाई वो वाली बात है, तो फिर भाई आप किसी को भी ऐसा मत कहा करो ना। तो कहते कि नहीं, मजदूरों को ऐसे हैंडल तो करना पड़ता है, बस ये एक थोड़ा नासूर ऐसा है मेरा, थोड़ा जैसे कि होता है ना कि भाई पेन है मेरी लाइफ का, तो मैं इसको हैंडल नहीं कर पाता हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों करता है? कह रहे देखो सही बात तो ये है कि ना मैं सभी लोगों के साथ जैसे बात करता हूँ, इसको ये बात पसंद नहीं है, और ये एक्चुअली मैं दूसरों पे ज़्यादा प्रेशर ना बनाऊं, इसकी वजह से ये ना कुछ लीडर सा बना हुआ है मजदूरों का। तो ये दूसरों को मैं दबा ना पाऊं या दूसरों का जो हक है, जो उनका पैसा उनको समय से मिले, तो एक प्रकार से लीडर बन गया है। तो इसका और मेरा ना कोल्ड वॉर सा चलता रहता है, ऐसी एक वो है। और ये कहते हैं कि ये वाला जो मजदूर है ना, जिसने एक प्रकार से हथियार उठा रखे हैं मेरे अगेंस्ट कि भाई ऐसे कैसे तुम सबके ऊपर अत्याचार कर दोगे, लोगों को दबा दोगे, मैं दबाने नहीं दूंगा। ये वाला जो मजदूर है, इसकी एक पत्नी है जो काम नहीं करती खेतों में। तो कहते हैं कि इनको पीछे ये मुड़ करके देखते हैं तो उसी मजदूर की एक पत्नी इनको नजर आ रही होती है, जो जस्ट खेत के बाहर खड़ी होकर के ऐसे मतलब जैसे ऐसे पीछे की तरफ ऐसे देख रही है और दोनों ऐसे कमर में हाथ डाल के खड़ी है और मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्से से देख रही है। तो हमने कहा कि वो क्यों गुस्से से देख रही है? कह रहे बस इन दोनों पति पत्नी का यही है, मेरे ही खेत में मुझे ही धमकाते हैं ये लोग, मेरे ही खेत में मेरे ऊपर प्रेशर बना करके रखते हैं, पूरे गांव को भड़काने का काम है इन पति पत्नी का, मेरे खिलाफ कर रखा है इन लोगों ने। तो बट ओवरऑल जो दोस्तों बात यहाँ पर ये समझ में आ रही थी कि दूसरे लोगों को एज अ जमींदार ये ना दबा पाए, इसकी वजह से ये जो पति पत्नी हैं ये इनके अगेंस्ट हुए थे।
तो एक तो मजदूर बदतमीजी कर रहा है, दूसरा उसी की पत्नी दूर खड़े होकर के इनको घूर रही है। एक मतलब कंसिस्टेंट प्रेशर बना के रखते हैं ये पति पत्नी मजदूरों का जोड़ा इनके ऊपर, कि ताकि ये जैसे कि अपनी एक जो लिमिट है उसको क्रॉस करके दूसरों को हरास ना करें। तो आगे का फिर ये दृश्य देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ से आप जाइए, देखिए घर वर देखिए अपना। तो वही घर है, तो बड़ी हवेली टाइप है, क्योंकि जैसे बहुत बड़े कोई जमींदार थे तो उनके जैसे बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, है ना, 20 25 40 कमरों वाले घर, वैसा कोई घर इनको नजर आता है। तो ये घर जाते हैं तो घर के अंदर इनको अपने एक बुजुर्ग पिता नजर आते हैं और ये जा करके उनसे ना बात कर रहे हैं, और ये जो बदतमीज मजदूर है और उसकी जो पत्नी है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि मैं इनको कैसे हैंडल करूं, मुझे इनको निकालना है। तो इनके जो पिताजी हैं वहां पर, वो ना इनको एडवाइस दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बच्चे, तुम जैसे मजदूरों को हैंडल करते हो ना, तुम ऐसा मत किया करो, तुम ऐसा मत किया करो, तुम ठीक नहीं करते हो। वो लोग इंसान हैं, हमारे लिए काम करते हैं तो क्या हुआ, और हमारे लिए काम करते हैं तभी हमारे खेतों के अंदर जो अनाज है वो उपजता है। ये कहते हैं कि जैसे ही मैंने ये बात सुनी ना अपने पिता के मुंह से, तो मेरा एकदम मूड ही ऑफ हो गया कि ये क्या उल्टी पुल्टी एडवाइस दे रहे हैं, बूढ़ा पागल हो गया है। इस तरह की एक इनके अंदर तीव्र सी इच्छा सी वो हुई, तो मैंने एकदम से अपने पिता से मुंह फेर लिया है कि क्या तू बात कर रहा है बापू, भाई मेरे को ये बता कि मैं इनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं। और कह रहे कि मेरे बापू से ना मैं इसीलिए बात नहीं करता हूं ज्यादा, ये ना इसी प्रकार का ना ये पता नहीं क्या ज्ञान देने लग जाता है कि ऐसे बिहेव किया करो, वैसे बिहेव किया करो, इसीलिए मैं ज्यादा बापू से बात ही नहीं करता, मैं राय ही नहीं लेता। बट ये अपने पिता की जो आंखों में देखते हैं तो फिर भी इनको और कुछ स्मृतियां आ रही होती हैं कि समय समय पर इनके जो पिता हैं वो इनको गाइड करते रहते हैं। एक बार का इनको ऐसा डायलॉग इनको याद आ रहा होता है कि पिता ने मुझे कहा था, कि पिताजी ने बोला था, ये गरीब लोग हैं बेटा, इनके साथ ऐसा मत करो तुम। मैंने कभी अपने जीवन के अंदर अपने साथ काम करने वाले मजदूरों को दुख नहीं दिया बेटा, फिर भी उन्होंने काम किया, तुम ऐसा मत करो इनके साथ। तो कहते हैं मैं ना पकता हूं इनकी ये सारी बातें सुन करके, तो मैं ज्यादा बात सुनता नहीं हूं। तो अब यहां पर पिता क्या है, पिता का मैं पुत्र हूं, मुझे वो कुछ फोर्स नहीं कर सकता, उसका मेरे अंदर मेरे साथ प्रेम है, मेरे अंदर मोह भी है। तो पिता का एक न्यूट्रल सा स्टांस है, वो मुझे सही शिक्षा तो दे रहे हैं, गाइडेंस तो दे रहे हैं, लेकिन वो बूढ़े हो चुके हैं, वो फोर्स नहीं कर सकते इस चीज को। एक तरह से पिता जैसे ना मजबूर से हैं। तो उनकी इतनी उम्र भी नहीं है कि जाकर के मजदूरों के साथ खड़े हो जाएं, ना वो मेरा प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन मेरे पिता जानते हैं कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूं, तो बस वो मुझे सही एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनता हूं। और फिर आगे चल करके दोस्तों इसी जीवन के अंदर इनकी जो मृत्यु का दृश्य होता है उसके अंदर हम इनको भेजते हैं, और ये वहाँ देखते हैं कि लगभग 60 वर्ष की आयु के अंदर कुछ बीमारी इनको हो गई है, जिस बीमारी से जो है इनके प्राण चले जाते हैं, अपने देह को ये त्याग देते हैं। दोस्तों अभी ये वाला जो जीवन इन बहन ने देखा था, इसके अंदर कई सारे कैरेक्टर्स इनके सामने आए थे। इनफैक्ट 15-20 कैरेक्टर्स को इन्होंने इस जीवन के अंदर आइडेंटिफाई किया था। अभी वो एक 15-20 कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर को तो बताना संभव नहीं है, तो हम मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं और पूरे फिर ग्रुप की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो अंत में ये जो पिताजी इनको नजर आते हैं अपने घर के अंदर, जो कि एडवाइस कर रहे थे इनको सही करने के लिए, इनको समझा रहे थे, लेकिन इनके पिताजी कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि इनका अपना बेटा ऐसा कर रहा था, तो कुछ एक्शन नहीं ले सकते थे, बस एडवाइस कर सकते थे। उनको इन्होंने अपने इस जीवन के पिता के रूप में ही देखा। दोस्तों वही पिता जो कि अपनी विल साइन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा असमंजस में थे कि उनका जो बेटा है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है, सारी जायदाद उसी को ही देनी चाहिए, या फिर बेटी को भी आधा हिस्सा देना चाहिए, या फिर मैं कितना करूं, विल करूं नहीं करूं। इस प्रकार के असमंजस में इनके पिताजी इस जीवन के अंदर भी थे, जिसके चलते वो कोई विल करके ही नहीं गए कि पीछे से अपने आप निपट लेंगे, मुझे इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना है। दोस्तों ये वाले जो पिताजी इस जीवन के अंदर हैं, वही पिछले जीवन में ये वाला जो जीवन उन्होंने देखा था उसके अंदर पिताजी थे। और ये पिछले जीवन के अंदर 2 मजदूर थे, एक मजदूर और उसकी मजदूर पत्नी,
जिसके साथ ये पूरी तरह से ईगो के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर थे। वो मजदूर और उसकी पत्नी चाहते थे कि जो किसान हैं, जो मजदूर हैं खेतों में काम करने वाले, ये जमींदार उनका हक ना मार पाए, जिनके साथ इनका एक अंदर आपस में क्लैश था, उन दोनों को इन्होंने अपने इस जीवन के भाई और भाभी के रूप में देखा। वो भाई और भाभी जिन्होंने इस जीवन के अंदर परपंच रच करके इनके हिस्से की प्रॉपर्टी भी अपने कब्जे के अंदर कर ली। अपने जीवन में भाई ने ठीक से तरक्की नहीं करी, काम नहीं किया, वो अपनी जगह पर है, लेकिन उन लोगों के अंदर शायद कोई प्यास थी, शायद कोई एक इच्छा दबी हुई रह गई थी, जिसके अंदर उनके मन में ये पुकार थी कि इसने जरूर जो मजदूर हैं उनका हक मारा होगा, इसने बहुत वो किया है, बहुत हमारे को दबाया है, तो जितना हो सके खींच लो इससे, है ना। तो उस शायद आत्मा के अंदर, याद तो नहीं होता दोस्तों इस जीवन में हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के अंदर की पुकार थी, जिसके चलते इनके भाई और भाभी ने इस जीवन में इनके हिस्से की प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली। दोस्तों इन तीनों के अलावा और कई सारे कैरेक्टर्स जो इनको नजर आए थे वो इनके ऑफिस वाले थे, जो इनके वो वाले मजदूर थे ना, जिनको ये डायलॉग मार रहे थे कि तुम यहां से जरूरत नहीं है, घर भागो यहां से तुम, और जिनके बारे में कह रहे कुछ नहीं, ये गरीब लोग हैं, दोबारा कल हाथ जोड़ करके मेरे पास आ जाएंगे, इनको रोटी नहीं चाहिए क्या, काम करेंगे तभी तो रोटी मिलेगी ना। वो वाले जो मजदूर हैं, पूरा एक ग्रुप था 15-20 लोगों का दोस्तों। जब इनको इन्होंने एक एक करके आइडेंटिफाई किया, तो आज तक फॉरेन में आने के बाद इन्होंने जहां जहां कंपनियों में नौकरी ज्वाइन की है, कंपनी में ज्वाइन करने के बाद जो कुछ विशेष लोग होते हैं ना, हर जगह पे 2-3 साथ में काम करने वाले लोग, जिन्होंने इनके लिए मुश्किल समय पैदा किया, हर कंपनी के अंदर जहां भी गए वहां पर इनके लिए मुश्किलें पैदा करी, मुश्किलात इनके लिए पैदा करें, वो सभी लोग इनको उस जीवन के मजदूरों के रूप में नजर आए। दोस्तों आप ये बात समझिए कि आज के जीवन में इनकी परिस्थिति क्या है। ये एक ऐसे वेस्टर्न कंट्री में इंसान क्यों जाता है, क्योंकि आज के समय में वेस्टर्न कंट्रीज में जो धन है, जो संपदा है, वो भारत से ज्यादा है। आज के समय में उनके जो डॉलर्स हैं, जो उनकी करेंसी होती है, उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो आज एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, एक ऐसी महिला के रूप में इन्होंने जन्म लिया है, जिनको अपने जीवन में अगर धन संपदा चाहिए, तरक्की चाहिए, तो ये ऐसे जो गोरे हैं, जो अंग्रेज हैं, उनकी कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और वहां पर इनको वही मजदूर मिल रहे हैं जिनके लिए कभी किसी जन्म में ये सोचा करते थे कि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, नौकरी नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे ना। तो आज वो लोग ऐसी परिस्थिति इनके जीवन के अंदर पैदा करते हैं कि बेटा अब तेरी भी ये जब नौकरी जाएगी ना, तब तेरे को पता लगेगा कि कैसे घर चलता है और कैसे जो है इंसान मजबूर अपने आप को महसूस करता है। दोस्तों ऐसी ही कुछ मजबूरी तो बहन आजकल अपने जीवन में फेस कर रही हैं, फील कर रही हैं कि भाई मैं तरक्की नहीं कर पा रही हूँ, उतना तरक्की नहीं मुझे करनी थी, नहीं कर पा रही हूँ। तो जैसे उन लोगों की किस्मत इनके हाथ में थी, जब चाहे ये उनको निकाल सकते थे, वैसा ही वो मजदूर अंग्रेजों के रूप में जन्म लेकर के आज इनके जीवन में वैसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर बहन को स्पिरिचुअल गाइड से भी गाइडेंस मिला था, और कुछ लाइंस पे हमने भी बहन को गाइड किया था। तो पहले तो हमने बहन को कहा था कि बहन देखो, अगली नौकरी ज्वाइन करने से पहले आपको धरनी तैयार करने की आवश्यकता है। दोस्तों धरनी तैयार करना क्या होता है, जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी आप भी मान लीजिए कोई बिजनेस आप सेटअप करना चाहते हैं, कोई आप दुकान खोलना चाहते हैं, या किसी जगह पर नौकरी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 7 से लेकर 21 दिन तक ये चीज़ रेकमेंड की जाती है, जितना आपसे संभव हो कि डेली 1 घंटा आपको योग करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, परमात्मा का आवाहन करके, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ करके, वो जिस धरनी पर आप काम करने के लिए जा रहे हो उसको गुड वाइब्रेशंस देने चाहिए। उस धरनी को बताना चाहिए कि जब मैं वहाँ पर आकर के काम करूँगा या काम करूँगी, तो आपकी धरनी पर, आपके स्थान पर बैठ करके पूरे विश्व का कल्याण करने की जो स्मृति है, जो शक्ति है, उसको फैलाऊंगी, हर किसी का कल्याण करूंगी, आपका भी कल्याण करूंगी। इस तरह के बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस स्थान को देने चाहिए जहां से हमें काम शुरू करना है। और हमेशा जब भी हम किसी स्थान पर बैठते हैं, काम करते हैं, पुराने हिसाब किताब दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन हमेशा जहां भी नौकरी करो वहाँ पर अपने लिए 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ऐसा निर्धारित करके चलो कि काम करते करते ही भले, पर मैं ऐसी स्मृति के अंदर रहूँगी कि जितने भी लोग मेरे साथ इस ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं,
सबका कल्याण हो, सब अपने जीवन के अंदर सुखी हों, सभी जो लोग हैं उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों, खुशी से इन लोगों के जो जीवन हैं वो भर जाएं। तो जब हमें खुशी को रेडिएट करने की आदत होगी, जब हमें सहयोग, प्रेम, शांति, ये सारी तरह की एनर्जीज़ को रेडिएट करने की आदत होगी अपने सारे कॉलीग्स के लिए, तो अगर कोई आपको ऐसा कॉलीग मिलता भी है आपके वर्क प्लेस के अंदर जिससे आपका कुछ हिसाब किताब है, तो ऐसी स्मृति रखने से उनके साथ ऑटोमेटिकली, आप उनको मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हो लेकिन मन में शुभ भावना, शुभ कामना है, आप भी पॉजिटिव हो, सब कुछ आप पॉजिटिव करना चाहते हो, तो उससे क्या है, रिश्ते अपने आप सुधरने लग जाते हैं। वो अपने आप विरोधी आत्मा सहयोगी आत्मा होती जाती है। आपसे जो शांति उनको मिलती है उससे हिसाब किताब ख़त्म होता जाता है। तो ऐसा हमने बहन को रेकमेंड किया कि आप आगे अब जहाँ भी आप ज्वाइन करें, पहले अभी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो धरनी तैयार करो, योग करो, उस स्थान का आवाहन करो, उन लोगों का आवाहन करो जिनसे आपका पॉजिटिव हिसाब किताब है, तो अपने आप वो धरनी आपको बुलाएगी, वहीं नौकरी आपको मिलेगी। फिर स्पिरिचुअल गाइड की अगर बात करेंगे तो स्पिरिचुअल गाइड के पास जब ये गए, उन्होंने कुछ पहले तो इनको ये बातें बताई, जैसे इनको ये डाउट था कि माँ को पिताजी ने वाकई में कहा था कि वो बेटी को पसंद नहीं करते, उनको बेटी नहीं चाहिए। तो गाइड ने जवाब दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती थी, पिता ने तुम्हारी माँ को कभी नहीं कहा कि वो तुम्हारी माँ को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि बेटी हुई है। पिता ने कभी ऐसा नहीं कहा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता और तुम्हारी दादी का नाम लेकर के अपने अंदर की भड़ास निकाली। तुम्हारी माँ खुद नहीं चाहती थी कि उनको लड़की पैदा हो, उनको बेटी पैदा हो, तो वो तुम्हारी माँ का था। दूसरी, इन्होंने ये भी खैर ये वाली बात तो वहाँ से भी क्लियर हो गई थी, लेकिन स्पिरिट गाइड ने भी ये बोला कि प्रॉपर्टी को लेकर के तुम्हारे पिताजी जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर बेटे का प्रेशर भी था, जिसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं विल बनाऊंगा ही नहीं। अगर वो कोई विल बना देते और उसके अंदर तुम्हारे लिए कोई हिस्सा निर्धारित कर देते तो तुम्हारा जो भाई है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट परिस्थितियां तुम्हारे पिता के लिए पैदा कर देता, इसलिए वो कोई विल बना करके गए ही नहीं। तीसरी चीज़, गाइड से इन्होंने पूछा कि भी आगे मैं क्या करूंगी, तो इनको अब गाइड ने ये कहा कि जो जैसा करता है उसको वैसा करने दो। तुम्हें लोगों को बदलने की, लोगों के साथ इन्वॉल्व होने की और ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी तरक्की के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो और तुम अपना योगदान विश्व का कल्याण करने में, विश्व की सेवा करने में, विश्व में जो आत्माएं हैं, जो प्रकृति है, जो पशु पक्षी हैं, इनकी सेवा करने में तुम अपना जीवन कैसे सार्थक कर सकते हो, अपना कार्य करते करते तुम्हें उसके बारे में चिंता करनी है। तुम इन लोगों के बारे में चिंता अब नहीं करो। बहुत हिसाब किताब था, बहुत हिसाब किताब तुमने ख़त्म कर लिया है, अब आगे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा आज का ये जो पूरा किस्सा हमने शेयर किया, जो केस आपके सामने प्रस्तुत किया, इसको समाप्त करते हैं। तो ये था इन बहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस। इस पूरे केस के अंदर दोस्तों इनकी जो माँ है उनसे जुड़े हुए कोई दृश्य नज़र नहीं आए। तो माँ इतनी नफ़रत क्यों करती हैं, थोड़ा वो चीज़ पेंडेंसी के अंदर चली गई। ऐसा होता है। अभी 2 जीवन इन्होंने देखे, अभी उसमें भी नहीं निकली तो क्या कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी बहन के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए थे, जिसकी वजह से अभी तो कोई प्लान नहीं है इनका कि ये कोई और पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएं, विशेषकर अपनी माँ को ढूंढने के लिए। लेकिन बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हैं और जो परेशानियां उससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर बहन को मिल गए थे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जो किस्सा हमने आप सभी के साथ साझा किया, जो शेयर किया, ये आपको पसंद ज़रूर आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि जो केस हमने शेयर किया और जो दोनों पास्ट लाइफ्स इन बहन ने देखी, इससे आपको क्या शिक्षा मिली, इसमें आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।